देखिए इस वीडियो में मैं आपको रूफ्स और फ्लोर्स से रिलेटेड टोटल 31 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, द फंक्शन ऑफ कोपिंग इज़ टू सर्व एज ए। तो कोपिंग क्या फंक्शन सर्व करती है, क्या काम करती है? तो सबसे पहले तो कोपिंग होती क्या है? तो कोपिंग असल में एक कवरिंग होती है जो पैरापेट वॉल में दी जाती है। आपने देखा भी होगा जो छत की दीवार होती है जिसे हम बाउंड्री वॉल कह देते हैं और टेक्निकली उसको पैरापेट वॉल कहते हैं। तो उसके टॉप में हम एक कवरिंग दे देते हैं इस तरह से। ये तो दीवार है जो नीचे है और इसके टॉप में एक कवरिंग दे रखी है। ये इसलिए दी जाती है ताकि बारिश का पानी इसके अंदर न जाए, दीवार के अंदर न जाए और यहीं से नीचे गिर जाए, या तो इधर गिर जाए या इधर गिर जाए। ठीक, तो ये होती है कोपिंग, इसका नाम है कोपिंग। अब ये जैसी अभी दिख रही है ऐसी भी हो सकती है और कई बार इसको ट्रायंगुलर शेप का भी बनाते हैं कि कुछ पानी इधर आ जाए, कुछ पानी इधर आ जाए बस, लेकिन उसके ऊपर ना रुके। ऊपर नहीं रुकेगा तो फिर दीवार में भी नहीं जाएगा और उसके नीचे वाली जो दीवार होगी कमरे की वहाँ भी नहीं जाएगा, तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा दीवार को। ठीक, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो वॉल को कवरिंग देता है और पानी को बाहर फेंकता है। वॉल को दी जाने वाली वो कवरिंग जो पानी को बाहर फेंके। ए रूफ विथ स्लोप्स इन ऑल द 4 डायरेक्शंस एंड विद अ ब्रेक इन ईच स्लोप इज नोन एज। उस छत को क्या बोलेंगे जिसमें 4 डायरेक्शन में स्लोप होगा, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि हर एक डायरेक्शन में ब्रेक भी होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 2 रूप समझनी है जो आपस में रिलेटेड हैं। अगर 4 डायरेक्शन में स्लोप है तो उसको हम कहते हैं हिप रूफ, लेकिन अगर 4 डायरेक्शन में स्लोप होने के साथ साथ हर एक डायरेक्शन में ब्रेक भी है तो उसे हम कहेंगे मैnsard रूफ। ब्रेक से क्या मतलब है? ब्रेक का मतलब है कि स्लोप चेंज हो रहा है वहाँ पर। पहले थोड़ा सा लाइट था फिर ज़्यादा स्टीप हो गया। जनरली ऐसा ही होता है कि स्लोप बढ़ जाता है। ठीक, तो इसे ब्रेक कहा जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है और ऐसा चारों डायरेक्शन में हो रहा है, यानी चारों तरफ हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली मैnsard रूफ। तो ये हिप रूफ का ही एक वर्जन है, ऐसा समझ सकते हैं आप। इसी तरह की 2 रूफ और होती हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा एक सवाल में। तो यहाँ पर आंसर मैnsard रूफ हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हिप रूफ दे भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हिप रूफ लिख के दे दे ऑप्शन ए में। तो गलती नहीं करनी है कि आधा ही पढ़ा और आंसर दे दिया, पूरा पढ़ना है। अगर ब्रेक है तो फिर मैnsard कहलाएगी। द रेन वाटर होल्स इन द पैरापेट और इन एजिंग इज कॉल्ड एज। तो रेन वाटर होल्स को क्या कहते हैं? जो पैरापेट वॉल में दिए जाते हैं। जैसे ये दीवार है, छत की दीवार, तो इसमें हम इस तरह से छेद दे देते हैं, फिर उसमें पाइप लगा देते हैं और फिर उसका जो भी हिसाब किताब है नीचे गड्ढे तक पहुंचा देते हैं। ठीक, तो इन होल्स को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वीप होल। और जो रिटेनिंग वॉल में भी लगाए जाते हैं, आपने रिटेनिंग वॉल देखी होगी, उसमें भी इस तरह के होल बना दिए जाते हैं। जैसे सड़क किनारे दीवार रिटेनिंग वॉल है, जो इसके पीछे यहाँ पहाड़ है, तो हम इसमें इस तरह के छोटे छोटे होल दे देते हैं पानी को बाहर निकालने के लिए। इन्हें भी हम वीप होल ही कहते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ें पानी को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो होल्स, उन्हें वीप होल कहते हैं। तो ये पानी जब बाहर आ जाता है बारिश का, तो फिर इस दीवार पे, इस रिटेनिंग वॉल पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता पानी का। जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है ना पानी की वजह से, वो नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि पानी तो बाहर आ गया। तो इस पर केवल ज़रूरी लोड ही आता है जो पीछे पहाड़ का होता है। तो इन्हें हम कहेंगे वीप होल। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रूफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप्स इन 2 डायरेक्शंस विद अ ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड। तो 2 रूफ तो वहाँ पर हमने डिस्कस की, हिप और मैnsard, और बाकी की 2 यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली यही चारों हैं जो ऑप्शन में लिखी हुई हैं। 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, ये 4 डायरेक्शन वाली हैं, और जो ये ऊपर की 2 हैं ये 2 डायरेक्शन वाली हैं। तो इनमें से जो गैबल वाली है वो सिंपल है, इसमें 2 तरफ ऐसा स्लोप होगा, और जो गैम्ब्रल है वो वाली इस तरह से है, उसमें स्लोप तो होगा पर ब्रेक होगा। पहले एक स्लोप होगा, फिर एक ब्रेक आएगा, फिर दूसरा स्लोप होगा।
नीचे वाला स्लोप ज़्यादा स्टीपर होगा, तो ये वाली गैबल में आ जाएगी, ये वाली गैम्ब्रल में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेक की बात कर रहा है तो ये गैम्ब्रल होगा। इन रूफिंग सीट टर्मिनोलॉजी CGI मीन्स, तो रूफ से रिलेटेड ये टर्म है तो इसकी फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? ये होती है कॉरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। जैसे गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप भी आते हैं, GI पाइप्स बोलते हैं जिनको, उसी तरह से GI की सीट भी आती हैं। अब GI की सीट फ्लैट भी हो सकती हैं और कॉरुगेटेड भी हो सकती हैं। ये मैं आपको साइड व्यू दिखा रहा हूँ इस टाइम पे। तो ऐसी सीट आपने देखी होंगी जो लगी होती हैं सेट के तौर पे, इन्हें हम कॉरुगेटेड बोलते हैं, जो ऐसे मुड़ी हुई होती हैं। अगर फ्लैट होंगी तो सीधी कहलाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर फुल फॉर्म होगी कॉरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसी तरह से कुछ और भी हैं जो पूछी जा सकती हैं, एस्बेस्टस सीमेंट, फाइबर सीमेंट, माइल्ड स्टील काफ़ी कॉमन है, और इसको और ध्यान रख लेना क्योंकि ऐसी जनरली आती हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ईजी है ना बीच वाली। नॉन एस्बेस्टस पॉलीप्रोपिलीन रिइंफोर्स्ड सीमेंट, अब ये एक सीमेंट है। बिटुमिनस स्लेट यूज्ड फॉर रूफिंग जनरली इन हिली एरिया आर, क्या कहेंगे उसको, नाम पूछा हुआ है। तो जो स्लेट हम यूज़ करते हैं छतों में हिली एरिया में, वो असल में इटर्निट होती हैं। यहाँ पर वो बात उन्हीं की कर रहा है जो एस्बेस्टस सीट होती हैं इस तरह की, इन्हें हम कहते हैं इटर्निट। अब इटर्निट असल में कुछ नहीं है, इसका नाम है। इस तरह की सीटें आपने देखी होंगी पहाड़ों में क्या कहीं भी देखी होंगी, पर ज़्यादातर जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो घर की छत के आगे ऐसा लगा देते हैं। खासकर दुकानदार लोग इनको बहुत यूज़ करते हैं ताकि नीचे वो कुछ सामान वगैरह रख सकें, थोड़ा सा जहाँ पर जगह की कमी होती है। तो इनका नाम इटर्निट होता है। ये एक कंपनी है, एक कंपनी है कोई, उसका नाम तो कुछ और है, पर वो इस प्रोडक्ट को बनाती है और इस प्रोडक्ट का नाम उसने इटर्निट रखा हुआ है। इटर्निट सीट भी बोलते हैं इनको। उन्हीं की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। एपेक्स लाइन ऑफ अ स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड, एपेक्स लाइन को क्या बोलेंगे? एपेक्स का मतलब होता है टॉप वाली लाइन। तो टॉप वाली लाइन को सीधा फोटो ही देख लेते हैं। टॉप वाली लाइन को हम रिज लाइन बोलते हैं। जैसे ये कोई छत है तो इसमें जो ये टॉप वाली लाइन है, एक तो ये वाली टॉप वाली लाइन है, इसमें यहाँ तक आ रही है ये पूरी, और एक इसमें ये वाली टॉप वाली लाइन है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए। टॉप वाली लाइन केवल यही है जो रेड कलर में दिख रही है। ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ये टॉप वाली लाइन नहीं है। तो अभी मैंने जितना बनाया था पहले, केवल ये वाला रिज कहलाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टॉप लाइन को क्या बोलते हैं। तो ये जो दो रेड कलर में दिख रही हैं इन्हें हम रिज बोलते हैं। इसके अलावा जो इस तरह की होती हैं थोड़ा स्लोप में, इन्हें हम हिप बोलते हैं। तो यहाँ पर दो हैं तो इन्हें हिप्स बोला गया है। ठीक, तो ये पहले वाली रिज हो गई और बाद वाली हिप्स हो गई। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं छत से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अच्छा जो उठा हुआ पार्ट था वो रिज हो गया, ये उठा हुआ था ना, एक हिस्सा इसका ये हो गया, दूसरा उस दूसरी तरफ होगा जो दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो ये तो रिज हो गया। और जो वाला भाग धसा हुआ होता है उसको हम वैली कहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है ये धसा हुआ है, ये इधर से भी उठ रखा है, इधर से भी ऊपर जा रहा है, ये बीच में सबसे गहरे पे है, इसको वैली कहते हैं। ठीक, तो ये दो टर्म आपस में रिलेटेड हैं। जैसे ये रिज हो गया और ये वैली हो गया, ये भी इसमें रिज है, तो रिज और वैली ये हो गए। जो ये वाले हैं ये हिप्स होते हैं, इन्हें रिज से कंफ्यूज मत करना। ठीक, इसी तरह से ये रेक होता है, ये पूरा रेक में आता है, ये वाला जो बाहर निकली हुई छत होती है। यहीं पर अगर कोई विंडो बन रखी हो तो उसको डॉर्मर विंडो कहते हैं, जो मैं आपको विंडो वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्लोपिंग रूफ पे अगर कोई विंडो बन रखी है तो डॉर्मर विंडो कहलाती है। और इसमें और क्या था, ईव्स होता है, इसमें ईव्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ईव्स ये वाला पार्ट है, लोएस्ट वाला पार्ट, इस तरह से इधर से भी है लेकिन दिख नहीं रहा है। और एक सॉफिट है, तो सॉफिट निचला निचला वाला हिस्सा है, जैसे मैंने सीढ़ी में बताया था आपको कि इस तरह से ये सीढ़ी जा रही है, इसका जो ये निचला वाला पार्ट है इसको सॉफिट बोलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो ये नीचे वाला पार्ट है जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको हम सॉफिट बोलेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैसिया से भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ के कि किस हिस्से की बात कर रहा है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन पिक करना है। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं समझने के लिए। एक तो यही हो गया कि एपेक्स लाइन को क्या बोलेंगे, तो रिज बोलेंगे। अब वो टॉप लाइन करके भी पूछ सकता है इसको।
ए विलेज रेसिडेंट wants to cover his roof, which of the following four options available to him would you recommend? तो एक गांव का निवासी है जो अपनी छत को कवर करना चाहता है, तो इनमें से कौन सी चीज़ आप रेकमेंड करेंगे? ये सारे पत्थर में ही आते हैं वैसे। तो देखिए ग्रेनाइट और बसाल्ट तो इग्नियस रॉक में आते हैं, ऐसी कुछ शेप होती है इनकी आड़ी तिरछी, ये तो छतों में लगते नहीं है, ठीक है। और जो ये मार्बल है, तो मार्बल को हम फ्लोर में यूज़ करते हैं, छत में यूज़ नहीं करते। तो कुल मिला के एक ऑप्शन बचता है यहाँ पर स्लेट। स्लेट छतों में यूज़ की जाती हैं और गाँव में तो खासकर यूज़ की जाती हैं। आपने देखी होंगी इस तरह से स्लेट, एक के ऊपर एक रख के इस तरह से गैबल रूप में काफ़ी यूज़ होती हैं वो। द टॉप पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, रेन, स्नो एंड विंड इज कॉल्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, ताकि बारिश अंदर ना आए, हीट अंदर ना आए, हवा ना अंदर आए, बर्फ़ ना आए, तो छत ही तो बोलते हैं उसको। अब क्योंकि ये रूफ वाला टॉपिक है तो रूफ कहलाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ रूफ सुटेबल इन प्लेन्स वेयर रेनफॉल इज मीगर एंड टेम्परेचर इज हाई। तो जहाँ पर, अच्छा मीगर का मतलब होता है कम, किसी चीज़ की कमी, तो वो जगह हैं जहाँ पर रेनफॉल की कमी हो, जहाँ पर बारिश कम होती हो और तापमान भी ज़्यादा रहता हो, वहाँ पर कैसी छत बनाना हम पसंद करेंगे या कैसी रेकमेंड की जाएगी? तो वहाँ पर हम फ्लैट रूफ बनाएंगे, क्योंकि बारिश तो ज़्यादा हो नहीं रही है। स्लोप रूफ हम तभी तो बनाते हैं जब बारिश ज़्यादा हो या बर्फ़ ज़्यादा पड़ती हो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर जो घर बनते हैं वो स्लोपिंग रूफ़ के ही होते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो कौन उसको बार बार हटाएगा, तो वो सीधा टेढ़ा ही बना देते हैं कि अपने आप गिरती रहेगी नीचे, ठीक। पर जहाँ बारिश कम हो तो वहाँ पे फ्लैट रूफ बना दी जाती है। ए रूफ स्लोपिंग इन ऑल फोर डायरेक्शंस इज कॉल्ड। तो अभी यहाँ पर हिप रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक की बात नहीं कर रहा है, तो ये हिप रूफ में आ जाएगा जो चार तरफ से जिसमें स्लोप हो। पहले हमने मैनसर्ट का किया था क्वेश्चन, जहाँ पे उसने ब्रेक की बात की थी कि ईच साइड में ब्रेक भी होगा। यहाँ पर कोई ब्रेक व्रेक कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये हिप रूफ कहलाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये हिप रूफ वाला। ए फ्लोर कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स। तो एक फ्लोर में कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने हिस्से होते हैं उसके? तो फ्लोर के दो हिस्से होते हैं। देखिए एक तो होता है वो उसका वो हिस्सा जो कोर पार्ट होता है, जो हम कास्टिंग करके बनाते हैं, कि सरिया बिछाई, फर्माबंदी करी, उसमें कंक्रीट डाला, ठीक है, उसकी क्यूरिंग करी फिर 1-1.5 हफ्ते तक, तो वो वाला पार्ट उसका कोर पार्ट है। एक तो उसका वो हो गया, और दूसरा पार्ट जो उसका होता है वो होता है फिनिशिंग वाला। फिर हम एक फाइनल टच देते हैं, या तो हम टाइल लगा देंगे या फिर हम कोई वुडन फ्लोर लगा देंगे अच्छा सा, उसको एक अपीयरेंस के उसमें कॉन्टेक्स्ट में। तो एक स्ट्रेंथ का काम करता है और दूसरा उसके अपीयरेंस का, ताकि अच्छी दिखे, डेकोरेटिव, ठीक। तो दो पार्ट होते हैं। एक सब फ्लोर है, सब फ्लोर में वही आ गया जो कोर वाला पार्ट है, जो लोड्स वगैरह कैरी करेगा, और एक दूसरा पार्ट है उसका जो हम उसमें एक फिनिशिंग देंगे, स्मूथ, क्लीन, इम्परवियस एंड ड्यूरेबल सरफेस, जो मैंने आपको अभी समझाया। द स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू डिवाइड द स्टेजेस इन डिफरेंट लेवल्स इज टर्म्ड एज। इसको हम फ्लोर बोलेंगे, जो अलग अलग उसको डिवाइड करे। जैसे हम बोलते हैं 5 माले की बिल्डिंग है, सबसे ऊपर तो छत है और उसके ये इस तरह से माले बने हुए हैं, तो ये फ्लोर है, ठीक। उसी की बात कर रहा है डिफरेंट लेवल्स पे। द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज। तो न सिर्फ फ्लोर्स बल्कि किसी भी तरह की कास्टिंग कर रहे हो हम, तो इसको हम ट्रॉलिंग बोलते हैं। ट्रॉलिंग फाइनल वाला स्टेप होता है। तो हमने बेसिकली 3 पार्ट में बांट रखा है कास्टिंग को। कास्टिंग क्या होती है? जो हम कंक्रीट बिछाते हैं कहीं पर, किसी की छत पड़ रही है, किसी का कोई फर्श बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो कास्टिंग को 3 प्रोसेस में तोड़ के रखा हुआ है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रॉलिंग। स्क्रीडिंग में क्या है कि जैसे हमने किसी मशीन से या किसी मज़दूर ने अपने हाथों से ही मसाला डाला कहीं पर, किसी भी जगह पे, तो वो तो आड़ा तिरछा ही पड़ता है, ऐसे छोटे-छोटे पर्वत बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक? तो उसको सीधा करना एक लंबी फंटी से, वो स्क्रीडिंग कहलाता है। फिर उसमें जो थोड़े बहुत इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, जो गड्ढे-वड्ढे दिख रहे होते हैं, उनको फिर से सही करना, वो फ्लोटिंग में आता है। और फिर फाइनल ऑपरेशन, मतलब एकदम क्लीन कर देना उसको, वो ट्रॉलिंग में आता है, जिसके बाद उस पे छेड़ते नहीं हैं फिर। ये आप देख सकते हैं। अब ये तीनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, देखो ये देखो और इसे देखो,
पर लेकिन जो ट्रावलिंग है उसमें एक फाइनल टच दे देते हैं, उसके बाद हम फिर वहाँ पर उसको छेड़ते नहीं हैं। लेकिन स्क्रीडिंग करने के बाद छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे होते हैं अगर बारीकी से देखें तो, ठीक। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है किसी भी तरह की कास्टिंग में। ध्यान रखिए यहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला ट्रैवलिंग से पूछा हुआ है, ये स्लाइड मैंने इसीलिए लगा रखी है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से बन रखा है देखो। तो ऐसे ही फ्लोटिंग से भी बन सकता है और स्क्रीडिंग से भी बन सकता है। इन केस ऑफ अ वुडन फ्लोर द फ्लोर ज्वाइंट में बी ज्वाइंटेड टू द वॉल प्लेट्स बाय। तो लकड़ी के फ्लोर में कौन सा ज्वाइंट यूज़ करते हैं वुडन फ्लोर में? इसमें हम कॉक्ड ज्वाइंट यूज़ करते हैं, जिसमें ऐसे फंस जाता है वो लकड़ी का गुटका दीवार से फंसा देते हैं हम, क्योंकि वुडन फ्लोर स्टेबल होना चाहिए ना। तो कॉक्ड जॉइंट यूज़ किया जाता है वुडन फ्लोर्स में। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स फॉर बिल्डिंग्स इज यूजुअली। कम से कम कितनी थिकनेस होनी चाहिए? तो कम से कम 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरली तो हम 12 सेंटीमीटर रखते हैं स्लैब को, कई जगहों पर 15 की भी बना देते हैं, ठीक है। नॉर्मली बिल्डिंग्स में कह रहा हूँ मैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, छोटी मोटी कोई 2 3 4 माले की, बड़े बड़े का तो हिसाब किताब ही अलग होता है खैर। पर मिनिमम पूछा हुआ है यहाँ पे, तो कम से कम 9 रख सकते हैं हम, 9 रखनी पड़ेगी, उससे कम तो फिर बहुत बारीक हो जाएगा ना। ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद द 4 to 6 mm मार्बल चिप्स इज नोन एज। तो उस फ्लोर को क्या कहेंगे जहाँ पर हम ऐसी मार्बल के चिप्स यूज़ करते हैं? चिप्स का मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इस तरह के, आपने देखे हुए होंगे कुछ फ्लोर ऐसे डिज़ाइन के लिए बनाए रहते हैं। ये फ्लोर है, ये इस तरह से, और ये टुकड़े दिख रहे हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं टेराजो फ्लोर। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, और यही इसकी वर्डिंग है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मार्बल चिप्स इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये टेराजो फ्लोर है। फॉर पॉलिशिंग मोज़ियाक फ्लोर्स वी यूज़। तो मोज़ियाक फ्लोर्स के लिए कौन सा एसिड यूज़ करेंगे पॉलिश करने के लिए, फाइनल टच देने के लिए? तो ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह के सवालों को आपको सीधा सीधा याद करना है कि किस तरह के फ्लोर के लिए कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मोज़ियाक फ्लोर के लिए ऑक्सैलिक एसिड। In which type of flooring the base concrete of lime or concrete of mix 1:5:10 is laid over well compacted sub base? अब ये ना टेराजो फ्लोरिंग की डेफिनेशन ही दे दी है सीधा, अगर किसी ने पढ़ रखी हो पहले से कि वेल कॉम्पैक्टेड सब बेस के ऊपर इतने इतने रेशो का कंक्रीट बिछाना क्या कहलाता है? टेराजो फ्लोरिंग। ये इसकी डेफिनेशन में ही देख लेना आप सारी पॉइंट्स। Terrazzo flooring is laid over a well compacted sub base which provides a stable and strong foundation for the flooring. The base concrete of lime or cement concrete with a mixed ratio of 1:5:10 is laid over the sub base to create a solid and level surface for the terrazzo flooring. ठीक, जैसा मैंने अभी कहा, सारे यहाँ पे लिख भी रखे हैं। और ये जो लाइम और वो सीमेंट लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो लाइम कंक्रीट कर लो चाहे सीमेंट कंक्रीट कर लो। ये लाइम का रेशियो 1 है यहाँ पर, 1:5 लिखा हुआ है ना, और 10, तो ये लाइम या सीमेंट को दिखा रहा है जो 1 है। द कॉमन साइज ऑफ अ फ्लोर टाइल इज। कॉमन साइज क्या होता है? तो पहले क्या होता था, थोड़ी छोटी टाइल्स चलती थी 20x20 सेंटीमीटर की। जैसे ये एक टाइल है यहाँ पर तो ये होती थी 20x20 सेंटीमीटर की, और 2 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती थी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर mm में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही। कॉमन साइज़ पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा दूसरे साइज़ की टाइल होती ही नहीं है, बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो कॉमन जो पहले चलती थी अब बड़ी ज़्यादा चलती हैं, ये भी चलती हैं, ऐसा नहीं है। विच रूफ्स आर प्रिफर्ड फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक लाइब्रेरीज एंड थिएटर्स। तो लाइब्रेरीज और थिएटर्स में किस तरह की छत हम प्रीफर करेंगे? वैसे तो पब्लिक बिल्डिंग में बहुत सारी बिल्डिंग आती हैं, पर यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है कि ये लाइब्रेरीज और थिएटर में कैसी करेंगे। तो देखिए, हम इस तरह की बिल्डिंग में कर्व्ड रूफ देना पसंद करते हैं। देने के लिए तो फ्लैट भी दे सकते हैं, लेकिन फ्लैट का फिर कोई रोल नहीं है वहाँ पे, ना तो किसी को छत में जाना है, फालतू में बारिश का पानी अटका रहेगा फिर दिनों दिनों तक, है ना। तो कर्व्ड रूफ दे देते हैं हम, क्योंकि फ्लैट रूफ वैसे तो काफ़ी कॉमन होती हैं, पर फ्लैट रूफ में परेशानी ये है कि फिर उसमें निकासी की व्यवस्था देखनी पड़ती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, उसको भी फिर मेंटेन करना पड़ता है कि बारिश का पानी पूरा नीचे आ जाए, छत में ना रुके। तो ये कर्व्ड रूफ के कुछ फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से हम उसको फॉलो करते हैं। इंसुलेशन बेटर होता है,
जो बाहर का शोरगुल है वो कर्व्ड रूफ में कम आता है वैसे, फ्लैट रूफ के कंपैरिजन में। इफेक्टिव ड्रेनेज तो होता ही है, ठीक है, कर्व्ड रूफ में तो पानी रुकेगा ही कैसे। और एस्थेटिक अपील भी मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि कर्व्ड रूफ दिखने में अच्छी होती हैं फ्लैट रूफ से, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा इन दो तरह की पब्लिक बिल्डिंग में। डैश फ्लोरिंग इज अवेलेबल इन टू फॉर्म्स, नेमली टाइल्स एंड कारपेट। तो किस तरह की फ्लोरिंग के दो फॉर्म होते हैं, तो ये बात कर रहा है यहाँ पर कॉर्क फ्लोरिंग की। कॉर्क असल में एक पेड़ होता है जिसकी छाल से हम फ्लोरिंग करते हैं। अब इसकी जो छाल होती है, बार्क जिसको बोलते हैं, तो इसको या तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से इसकी टाइल्स बना दें और फिर उससे हम फ्लोरिंग करें, या फिर हम इसकी कारपेट टाइप की बना दें, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, और उनको बिछा दें। उन्हें भी फिक्स ही कर देते हैं, वैसे कोई चटाई नहीं है वो, उसको भी फिक्स ही करेंगे। तो ये दो तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कॉर्क में, और उसी को कहते हैं हम कॉर्क फ्लोरिंग। द रूफ विच हैव स्लोप ओनली वन साइडेड, जिसमें केवल एक ही तरफ स्लोप हो, दो तरफ भी ना हो, केवल एक ही तरफ हो, इस तरह से एक ही स्लोप हो, इसे बोलते हैं लीन टू रूफ स्लोप, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये वाला नहीं देखना है, ये तो फ्लैट में आएगा, ये वाला है जो, इसे कहेंगे लीन टू रूफ स्लोप। लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ सरफेस इज कॉल्ड। तो अगेन ये भी टर्मिनोलॉजी से पूछा गया सवाल है कि लोअर एज को क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड रूफ की, तो उसको एव्स बोलते हैं हम। किसकी बात कर रहा है ये, देखो यहाँ पर ये फोटो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें कलर के हिसाब से दिखा रखा है। जैसे रिज वाइट कलर में लिखा हुआ है ना, तो ये वाइट कलर में ही दिखा रखा है आपको यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट रिज में आ जाएगा, ठीक, जो उठा हुआ है। ऐसे ये वाला भी रिज में आएगा। और जो वाले पार्ट धसे हुए हैं, जैसे ये वाला पार्ट धसा हुआ है ग्रीन कलर में, तो ये वैली में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो ये बाहर वाला पार्ट होता है जो गैबल रूफ में आता है, ये वाला हिस्सा इसका रेक कहलाता है। तो ये जो ऑरेंज कलर में है ये रेक है, यहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी हैं, ये रेक में आ जाएंगे, ठीक। अब ईव्स कौन से होते हैं, ये निचला वाला हिस्सा होता है, जैसे ये इंक्लाइंड रूफ हो गई, और इसका ये निचला हिस्सा है जो, जैसे उस फोटो में भी दिखाया था, ये ईव कहलाएगा। तो एक तो ये ईव हो गया, दूसरा ये ईव हो गया, बाकी इधर भी होंगे जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो येलो कलर में ईव हो गए। बाकी और क्या दिख रहा है इसमें, डॉर्मर विंडो दिख रही है जो मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये हिप है, देखो हिप कौन सा वाला है, ये वाला, ये हिप है यहाँ पर, ठीक, जो मैं अभी रेड कलर में दिखा रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं इनमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला इन्होंने किससे पूछ लिया, ईव्स से पूछ लिया, एव्स भी पढ़ते हैं इसको। और एक और पूछा जाता है सॉफिट वाला, सॉफिट निचला हिस्सा होता है इस, जो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक। ये वाला पार्ट इसका गैबल में आ गया, ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है ये गैबल में आ गए दोनों। इन सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स क्यूरिंग इज डन फॉर हाउ मैनी डेज। तो फ्लोर में कितने दिन तक क्यूरिंग करेंगे, तो 1 से 1.5 हफ्ता तक करते हैं, तो उस हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, ठीक है। 3 दिन कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा, और 28 जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। करीब करीब 2 हफ्ते तक हम क्यूरिंग करते हैं, 10-12 दिन तक करते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सैंड एंड एसफाल्ट फॉर एसफाल्ट मास्टिक फ्लोरिंग। तो अब डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने में भलाई रहती है इनमें। 2:1 का रेशियो यूज़ करेंगे, मैं खुद देख लेता हूँ पहले, हाँ 2:1 का, 2 पार्ट सैंड और 1 पार्ट एसफाल्ट। द मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ अ स्लोपिंग रूफ इज। तो जो सपोर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे। अब ये दो चीज़ें होती हैं, देखो इनको समझो, एक होता है राफ्टर, एक होता है पर्लिन। अब जो पर्लिन है वो सपोर्ट करता है, वो नीचे आता है हॉरिजॉन्टल मेंबर, शायद वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जिनको वो सपोर्ट करता है वो राफ्टर होते हैं, इन्हें हम कॉमन राफ्टर भी कहते हैं, ठीक। फिर इनके ऊपर हम कोई वो लगा देते हैं, सीट लगा देते हैं और छत तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया था, द मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली पर्लिन बिछा रखे हैं हमने, ठीक है। और कॉमन राफ्टर जो है वो इंक्लाइंड है। तो अगर इंक्लाइंडली पूछता तब राफ्टर होता, वो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन से हैं, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर पर्लिन जो होते हैं। ये सेम क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं जो हम स्टील में रूफ ट्रस पढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक तो रूफ ही है ना।
द मेंबर विच सपोर्ट कवरिंग मटेरियल ऑफ अ स्लोपिंग रूफ इज, तो जो मेंबर कवरिंग मटेरियल को वो करे, सपोर्ट करे। अब कवरिंग मटेरियल में कौन सा आएगा, पहले तो वही आ गए कॉमन राफ्टर, और उसके ऊपर जो अगर कोई हमने सीट लगा दी सपोज ऐसे करके, ठीक, तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, अगेन पर्लिन ही कर रहे हैं इनको भी सपोर्ट, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन होगा यानी पर्लिन होगा। द ओपनिंग प्रोवाइडेड इन स्लोपिंग रूफ विद इट्स टॉप पैरेलल टू द रूफ सरफेस इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं हम स्काईलाइट विंडो। ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे कराया था जो डोर विंडो और वेंटिलेटर वाला टॉपिक था, वहाँ पर भी सेम क्वेश्चन था ये। तो स्लोपिंग रूफ में जो विंडो दी जाती है ताकि वहाँ से लाइट अंदर आ सके, उसको हम स्काईलाइट विंडो कहते हैं, ठीक। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया रूफ के लिए और विंडो के लिए। एस्बेस्टस क्या होता है, तो ये एक सीट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं छत के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फायर प्रूफ, इन कंबस्टिबल फायर प्रूफ मटीरियल होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। एस्बेस्टस इसी टर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं एस्बेस्टस सीमेंट, तो वो एक फायर प्रूफ सीमेंट होती है, तो एस्बेस्टस के लिए फायर प्रूफ बोलना बिल्कुल सही है। और तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेकिन ये गलत है। ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई चीज़ जो जिंदा हो। ऑर्गेनिक को हम जिंदा के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोई तालाब है जहाँ पर मान लो नीचे रेत भी है और उसके किनारों पे एल्गी भी है, किनार नीचे भी हो सकती है, तो दो चीज़ें हैं, एक रेत हो गई यानी सैंड, और एक हो गई एल्गी। तो जो एल्गी है वो ऑर्गेनिक में आती है, ठीक, वो जिंदा मानी जाती है, और जो रेत है वो इनऑर्गेनिक में आती है। तो इस तरह से इनको जिंदा और मरे हुए के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो एस्बेस्टस कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ठीक। तो अगर सी ऑप्शन नहीं है तो बी तो डी तो हो नहीं सकता, ऑल तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों यहाँ इसमें ऑप्शन सही हैं। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना हो तो हम ए को चुनेंगे, ठीक है, कि एक सीट होती है जो हम छत के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है द ब्रिक फ्लोरिंग में बी डन विद ब्रिक्स। ब्रिक फ्लोरिंग को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि फ्लैट बिछा दो। फ्लैट का मतलब क्या है कि जो उसकी थिकनेस उसको ऐसा रख के और इस तरह से बिछा दो, जैसे फ्लैट होता ही है, जो हम ब्रिक सोलिंग में भी करते हैं। हालांकि ब्रिक सोलिंग भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो फ्लैट बिछा सकते हैं, दीवार से राइट एंगल पे रख सकते हैं, और तीसरा है लेड वन एज अरेंज्ड इन हैरिंग बोन फैशन। तो हैरिंग बोन एक स्टाइल होता है, काफ़ी अच्छी दिखती हैं इसमें ईंटें, ऐसे टेढ़े टेढ़े करके इसको हम लगा देते हैं। इसका फ़ोटो लगाना भूल गया मैं, तो आप देख सकते हैं इस तरह से टेढ़े टेढ़े करके लगा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो डिज़ाइन। तो बिल्कुल वैसे भी लगा सकते हैं। तो ब्रिक फ्लोरिंग तो हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑल होगा ऑप्शन, ठीक। चलिए ये थे आपके 31 क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।